और पूरा देश है इस वक्त आज़ादी के जश्न में। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को आज़ादी के इस खास दिन की ढेरों बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन रहेगा अहम और साथ ही ग्लोबल बाजारों से संकेत है सुस्ती भरे। तो करते हैं शुरुआत। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, मेरी तरफ से भी आपको, हमारे सारे व्यूअर्स, हमारी सारी टीम को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री जी का जो कल सुबह स्पीच है वहां पर भी नजर रहेगी कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है इस बार बाजार की भी। पर उसके अलावा सर बताइए कि इस समय बाजार के लिए, आज के लिए स्पेशली बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? बिल्कुल दीप, और आज के लिए बड़े ट्रिगर्स अगर आप देखें तो साफ तौर पर अमेरिकी बाजारों की सुस्ती ये ट्रिगर के तौर पर है। भले ही आमतौर पर जो चुस्ती होती है वो ट्रिगर होती है, लेकिन आज सुस्ती भी अपने आप में ट्रिगर है क्योंकि भारतीय बाजार भी बड़े सीमित दायरे में नजर आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील समेत दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए, उस पर बाजार का रिएक्शन होगा। और आज भी नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन है। 7 कंपनियां तो वायदा कारोबार की है, 2 निफ्टी की है। तो 9 कंपनियां ऐसी जो आज ये वायदा कारोबार से जिनके नतीजे आने वाले हैं वहां पर फोकस रहेगा। एक और अहमियत वाला मामला जिस पर पूरी देश की नजरें हैं, एजीआर मामले की सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। पता नहीं फाइनल फैसला आज आएगा या आगे और मामला बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि एक्शन भरपूर यहां पर रहने वाला है, ये बिल्कुल साफ है। तो ये एक और बड़ा ट्रिगर है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ढेर सारा एक्शन है दीप आज के लिए, लेकिन इस एक बड़ी बात ये कि आज जो है वो फाइनेंस अवेयरनेस डे है, यानी कि पूरे देश और दुनिया में लोग अपने फाइनेंस को लेकर, अपने पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जागरूक हों, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। और वैसे तो आप कह सकते हैं कि जी बिजनेस के दर्शक हर रोज़ फाइनेंस और अपने वित्तीय मामलों से जुड़ने का और ये सारा तरीका और ये सीखने समझने का मनाते ही हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर दीप ये एक बड़ा दिन है। जी बिल्कुल, एक बड़ा दिन है आपके लिए। और हर दिन की तरह आपको मार्केट्स पर, आपके फाइनेंशियल पोजीशंस पर और अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए सटीक राय बताएंगे। तो सर आज के एक्शन के बारे में या अब जो मार्केट का एक्शन हो उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। काफ़ी रेंज बाउंड हफ्ता रहा है अनिल जी। एक छोटे दायरे में ही ज़्यादा दिन इस हफ्ते ट्रेड होते हुए दिखा है। सेंटिमेंट तो सर पॉजिटिव ही रहा है, बट ये जो रेंज बाउंड एक्शन है इसको कैसे रीड करना चाहिए? बाजार किस ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और वो लाइकली ट्रिगर कहां से आएगा? ग्लोबल मार्केट से आएगा या फिर कोई डोमेस्टिक ट्रिगर होगा? मुझे लगता है ट्रिगर जो आएगा दीप, वो ट्रिगर आएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो 2 ट्रिगर हैं। एक ट्रिगर है कोरोना की वैक्सीन का, कब किसको सबसे पहले मिलती है और उस वैक्सीन के मिलने पर बाकी लोग कितना भरोसा करते हैं। रूस जैसी वैक्सीन ना हो जिसपे रूस के अलावा किसी को भरोसा ना हो, अगर अमेरिका की वैक्सीन हो और अमेरिका के अलावा किसी को भरोसा ना हो, तब भी वही वाली बात है। कितनी कंपनियां आती है 2, 5, 7, 10 दिन के दौरान कि हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई, लेकिन फाइनली अगर एक पुख्ता आपको वैक्सीन मिल जाए जिस पर सबको भरोसा हो, वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। लेकिन वो सबको पता है कि ये ट्रिगर आने वाला है और जल्दी आने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो कमोबेश आज जो बाजार जिन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब डाउ भी पहुंच चुका है। नैस्डैक तो खैर लाइफ टाइम हाई हर रोज बना ही रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार को पता है कि वैक्सीन आने की तैयारी में। कब किसकी सबसे पहले आती है यही नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। तो फिर ऐसे में दूसरा ट्रिगर बचा क्या? दूसरा ट्रिगर जो बचा है वो सबसे अहमियत वाला है, वो है अमेरिका का राहत पैकेज। राहत पैकेज किस तरह का होगा, कितना बड़ा होगा और कितना कारगर बाजार के लिए साबित होगा, ये अगला बड़ा ट्रिगर है जो बाजारों की, दुनिया भर के बाजारों की, अमेरिका के बाजारों की और वहां के सोने चांदी की चाल को डिसाइड करेगा कि क्या कुछ होना है। तो मुझे लगता है अब नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर अमेरिका का राहत पैकेज कब पास होता है, किस स्वरूप में पास होता है और उसको बाजार किस तरह से लेते हैं, ये अब बड़ा ट्रिगर है। अब यहाँ भी यही है कि कभी भी होने की तैयारी में काम जोरों से चल रहा है। उस पर वो रूठने मनाने की प्रोसेस अमेरिका में जारी है। ट्रम्प साहब अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि चूंकि जिस तरह से अमेरिका में चुनाव के नतीजों का अनुमान ट्रम्प साहब के हाथ से मामला फिसलता हुआ दिख रहा है, तो अब शायद ये होगा दीप कि ज़्यादा तेजी से ट्रम्प साहब इस पर काम करते हुए दिखे और
ज़्यादा समझौते के साथ भी अगर उन्हें लाना पड़े तो वो लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है अगला बड़ा ट्रिगर जो आएगा वो वहाँ से आएगा, ग्लोबल मार्केट से आएगा, न कि लोकल मार्केट से। देखिए, हम पूरी तरह से अगर देखें तो ट्रेड ग्लोबल मार्केट्स पर ही कर रहे हैं। हमारे पास अपने संकेत उतने नहीं हैं जो कि बाजार को ऊपर या नीचे कर सके। देखिए, अगर आप इकोनॉमी की हालत देखेंगे, कोरोना देखेंगे, कंपनियों के नतीजे देखेंगे तो आपको ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर आप और फंड फ्लो भी देखेंगे तो कोई बहुत तोड़फोड़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ऊपर टिके हुए हैं तो उसकी एकमात्र वजह ये कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। तो कोई ऐसा मतलब गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने दम पर टिके हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों के दम पर टिके हैं और जब तक अमेरिका मजबूत है, वहाँ के बाजार मजबूत है, हमारे बाजार मजबूत रहेंगे। जिस दिन अमेरिका 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे हो गया तो हमें अचानक से वैल्यूएशंस और इकोनॉमिक सिचुएशन और ये सब चीज़ें याद आने लगेगी। तो बहुत क्लियर है, ग्लोबल मार्केट्स की रैली चल रही है, पार्टी चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, डांस चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। जब तक म्यूजिक चल रहा है एंजॉय कीजिए। और फिलहाल इस म्यूजिक के थमने के आसार बहुत जल्दी दिख नहीं रहे। चल रहा है, चलने दीजिए, मजे करिए, बढ़िया है। तो रैली चल रही है पूरे दुनिया भर के बाजारों में, ठीक है। बिल्कुल। और अनिल जी, रैली तो हमारे लिए भी काफ़ी बेहतरीन रही है, जो 7,500 से उछाल आया है। अब हम देख रहे हैं कि अनिल जी लगातार 11,300 के ऊपर पिछले 3 दिनों से क्लोजिंग हो रही है। पिछले 2 दिनों में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं देखा है, बट फिर भी 11,300 का स्तर डिफेंड कर पा रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी आराम से 22,000 के लेवल्स के ऊपर ही मार्केट होल्ड कर रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंसोलिडेशन ठीक है हो रहा है, पर अहम लेवल्स के आसपास या उसके ऊपर ही हो रहा है, ये कितना जरूरी है? और क्या ये होल्ड करके और ऊपर जाने के फिर संकेत आते हैं अगर ये होल्ड कर लिया तो? देखिए दीप, पिछले शुक्रवार को हमने क्लोजिंग दी थी 11,200 पर, ठीक है। और आज हम लगातार 3 दिनों से 11,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सोमवार को 11,270, उसके बाद तीनों दिन 11,300 के ऊपर बंद हुए। पहली चीज़ तो मुझे क्या चाहिए, आज की ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग अहमियत वाली है, ठीक है। और क्लोजिंग के लिहाज से पहली चीज़ तो मुझे ये चाहिए कि मैं 11,200 के नीचे बंद ना हूँ, क्योंकि वीक दर वीक, हफ्ते दर हफ्ते मैं नीचे नहीं बंद होना चाहता। 11,200 के लिए मेरे पास कुशन है 100 पॉइंट का। जो माहौल मूड बना हुआ है उससे पूरी संभावना है कि आप 11,200 के नीचे बंद नहीं होंगे। तो पहला कंफर्ट आ गया। दूसरा कंफर्ट ये चाहिए कि चलिए मैं खराब तो नहीं हो रहा, लेकिन अच्छा कितना हो सकता हूँ और कब हो सकता हूँ। तो अच्छा होने की कंडीशन ये कि 11,300 के ऊपर बंद हो आज की क्लोजिंग, ताकि अगले हफ्ते के लिए मेरे लिए संकेत बहुत बेहतर आए। और अगर 11,322 के ऊपर बंद हो जाऊं, कहने ही क्या, क्यों? क्योंकि 11,322 अब तक का जो हमने 7,500 से नॉन स्टॉप तेजी देखी, उसका हाईएस्ट क्लोजिंग है परसों का, 2 दिन पहले का, मंगलवार का, ठीक है। तो मुझे मंगलवार की क्लोजिंग 11,322 के ऊपर की आज क्लोजिंग मिलती है, फिर तो कहने ही क्या, आप रैली के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहे हैं। तो अगले हफ्ते के लिए संकेत आपके लिए वैसे अच्छे बन जाते हैं तकनीकी तौर पर, और बाजार की मजबूती को दिखाते हैं। तो मेरे लिए 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। 11,300 के ऊपर भी बंद हुए हैं तो कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया है। और 11,200 के ऊपर भी बंद होते हैं तो अब भी हम ट्रेंड को बरकरार रख रहे हैं। 11,200 के नीचे बंद होते तो हल्की सी सावधानी वाला संकेत है, उसमें भी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, हल्की सावधानी का संकेत है। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हम पिछले हफ्ते बंद हुए थे 21,900 पर। अब मुझे उसके बाद आप देखिए, सोमवार से लेकर अब तक हम लगातार 22,200 के 21,700, हाँ 22,200 के आसपास या इसके ऊपर लगातार 3 सेशन से हम बंद हो रहे हैं। और सोमवार को हम 21,900 पर बंद हुए थे। पिछले हफ्ते हम 21,754 पर बंद हुए थे बैंक निफ्टी पर, वीकली क्लोजिंग के लिहाज से। तो उस लिहाज से तो हमें बहुत कंफर्ट है, वहां से हम लगभग 500 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे क्या चाहिए, पहली चीज तो ये चाहिए कि 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो कहने ही क्या, बहुत बढ़िया। और अगर इसमें 22,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, जो कि इस रन के हाईएस्ट तो नहीं कहूंगा, हाईएस्ट तो 23,200 तक भी गए, लेकिन इस हफ्ते की हाईएस्ट क्लोजिंग है आपके पास 22,264। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। तो बैंक निफ्टी 22,300 के आसपास 22,250 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, 22,250 भी चलेगा, और निफ्टी 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो बहुत बढ़िया। तो ये तो आपके लिए क्लोजिंग के लिहाज से अगले हफ्ते की मूड माहौल सेट हो गई। अब जो रेंज बाउंड मार्केट है, तो रेंज बाउंड खाली हम तो है नहीं,
रेंज बाउंड तो अमेरिका भी है। आप देखिए पिछले 2-3 सेशन से 200-200 पॉइंट की रेंज में रहने लगे। देखिए ये बाजार का ट्रेंड और टेंडेंसी है। कभी बाजार बहुत वोलेटाइल होते हैं और कभी जितने फ्यूचर्स आपको ऊपर नीचे दिखते हैं दिन भर की रेंज भी उतनी नहीं होती है। तो बाजार वेट एंड वॉच वाले मोड में है, सब जगह है और रेंज छोटी होती दिख रही है। जब रेंज छोटी होती दिखती है और बाजार का ट्रेंड स्ट्रांग है तो दीप आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बदलनी होती है। और वो कैसे, वो मैं बताता हूं। अगर रेंज छोटी है तो आपके लिए इंडेक्स में पैसा बनाना मुश्किल होता है, लेकिन बाजार का ट्रेंड मजबूती का है और स्टॉक और सेक्टर पर एक्शन भरपूर है। या तो क्या सिक्टर और स्टॉक्स में भी सुस्ती हो कि किसी स्टॉक में खबर आई रहो 2-4% चल गया तो बड़ी बात है, लेकिन अभी तो ये महाकुंभ लगा हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत जरूरत है कि जब इंडेक्स रेंज बाउंड हो जाए, ग्लोबल मार्केट्स रेंज बाउंड हो जाए और ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर आप फोकस पूरी तरह से स्टॉक्स पर करिए, कैश के स्टॉक्स। बस यहीं पर अब यही है कि आपको कैश के स्टॉक्स इंट्राडे में कितना पैसा बनाकर दे सकते हैं, मुश्किल है। एंट्री एग्जिट लेवल आपकी बहुत जरूरी है और पोजिशनल ट्रेड आप करेंगे तो ही पैसा बना पाएंगे, नहीं तो होता ही है कि गैप से ऊपर खुलते हैं, न्यूज आई तो बहुत तेजी से भाग जाता है। तो इसलिए आपके लिए बाद में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। लेकिन इस वक्त आपके लिए पैसा बनाने की जगह स्टॉक्स हैं, इंडेक्स नहीं, ये साफ दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही बात करनी पड़ेगी। और सर जब हम फंड फ्लोज के बारे में बात करेंगे तो एक सवाल मेरा वहां पर भी है, पर आज के सेटअप की बात करें तो सर किस तरह का मूव लग रहा है? एक और रेंज बाउंड डे हो सकता है, संकेत क्या बता रहे हैं? रेंज बाउंड डे फिलहाल तो यही संकेत है। और अगर आप रेंज के लिहाज से देखोगे तो 11,200 11,400 ये रेंज है, साफ तौर पर ये दिख रही है। फिलहाल मैं संकेत बता दूं, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। एफआईज के संकेत फिर से एक दिन के नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं। डीआईज के संकेत नेगेटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत मैंने पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर किए हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। आइए आज की बड़ी रेंज बता दूं। पहले 11,200 11,240 ये 40 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर बेहद 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 मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए, ये टूटने वाला है नहीं। सेफर साइड पर आप नीचे का एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रख लो भले अपने लिए, 11,100 11,150 मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। 11,200 11,240 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट 11,260 से ही सपोर्ट जोन शुरू हो जाता है। बैंक ऊपर की रेंज 11,350 से 11,400 ये 40 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। इसके पार निकलेंगे नहीं, फिर भी सेफर साइड पर एक बड़ी रेंज 11,450 11,475 की रख सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए आज से अगर आए तो। बैंक निफ्टी 22,000 22,075 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, नहीं टूटना चाहिए। बहुत दूर नहीं है, 22,200 के आसपास ही बंद हुए हैं, फिर भी सपोर्ट जोन यहीं पर है। अगर गलती से टूटे तो 21,800 21,900 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, ब्लाइंड बाय लेवल है, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। ऊपरी स्तर पर 22,325 22,425 वो रेंज है जहां हल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। इसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, किया तो 22,500 से 22,650 फाइनल टारगेट ऊपर के निफ्टी के लिए निकलकर बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आते हैं। अब आइए दिन की छोटी रेंज, निफ्टी 11,270 11,320। और आपको याद होगा सुबह 7 बजे भी जब हम फोन पर बात कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि 40 45 50 पॉइंट नीचे दिख रहा था, 45 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी, और मेरा ये मानना है जितना नीचे खुले उतना बढ़िया। 45 पॉइंट नीचे खुले तो हम कड़क वहीं पर खरीदेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक 9:15 बजती है बात सिंगापुर तक पहुंच जाती है और सिंगापुर निफ्टी रिकवर हो जाता है। अब आप देखिए मुश्किल से 9-10 पॉइंट बचा है, और कोई बड़ी बात नहीं कि हम नीचे खुलने के बजाय ऊपर ही खुल जाएं तो भी बड़ी बात नहीं। तो मिलेगा नहीं आपको बड़ा गैप मिले तो छोड़ना ही नहीं है, ये बात साफ है। तो आइए जो छोटी रेंज है वो 11,270 11,320 की, और इस रेंज की अहमियत मैं बता दूं बहुत छोटी सी 50 पॉइंट की है। अहमियत यह कि इस रेंज में आप ओपनिंग देखेंगे 9:08 पर। पूरी संभावना है कि 11,270 से 11,320 की रेंज में आप खुलेंगे 320 325। अगर मजबूत खुलेंगे तो 320 325, कमजोर खुलेंगे तो 270 275 इसी में खुलेंगे। 11,240 11,360 ये मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना है कि बाजार आज इसी रेंज में काम कर ले, लेकिन फिर भी वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 200 पॉइंट की रेंज आपको ध्यान में रखना चाहिए। 11,200 से 11,400 की ये आपके लिए रेंज होगी। आइए अब बैंक निफ्टी की रेंज 22,075 22,325 दिन की छोटी रेंज है। 22,000 से लेकर 22,425 ज़्यादा संभावना है कि आप इसी रेंज से काम चला लें। फिर भी 600 पॉइंट की एक बड़ी रेंज हैंडी रखी अपने हाथ में, 21,900 से 22,500 ये फाइनल रेंज है आज के लिए जिस पर आपको फोकस करना है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया है 1.56 पर, लेकिन कंफर्टेबल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, और विक्स भी 20.5 के आसपास। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो पुट कॉल रेशो थोड़ा बड़ा है, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो दिन की रेंज है वहाँ पर ज़रूर नजर रखिएगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है सर, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए जिन्होंने पोजीशंस कल से आज तक कैरी फॉरवर्ड किए हैं? कल और आज में स्टॉप लॉस में कोई बदलाव है नहीं दीप, और वही है स्टॉप लॉस जो कल भी था, 11,200 डे ट्रेडर के लिए भी और पोजिशनल ट्रेडर के लिए भी। जिनको डे ट्रेडर को छोटा रखना है स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा, वो 11,240 का भी रख सकते हैं, लेकिन सही और बुकिश स्टॉप लॉस 11,200 का ही आता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी 21,900 क्लोजिंग बेसिस पर रखिए, 22,000 इंट्राडे बेसिस पर रखिए, ये आपका स्टॉप लॉस है। शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस कल वाला ही है दीप, सेम 11,400, और बैंक निफ्टी पर जो क्लोजिंग स्टॉप लॉस है 22,325 का है, और इंट्राडे भी यही है। इसके ऊपर निकले तो अपनी शॉर्ट काट लें, ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल हो गए। जी दीप। ओके, तो कल से आज वैसे भी हमने देखा बाजार में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, तो लेवल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही निकल कर आ रहे हैं। नई पोजीशंस के लिए क्या लेवल्स फिर ध्यान में रखेंगे सर, क्योंकि वीकेंड सेशन भी है आज? तो 11,200 11,240 की रेंज में मिले तो खरीदिए, छोड़िए मत। मैं सुबह बना रहा था नॉर्थ, और तब 40 पॉइंट नीचे था, तो मैंने कहा कि ये रेंज बहुत बढ़िया होगी, लेकिन अब मिलेगा नहीं। ना मिले तो मैं 9:08 पे आपको बताऊंगा जहां खुलेगा वहां पर क्या करना है। फिलहाल आप ये रेंज बाय रेंज मानकर चलें। 11,150 का स्टॉप लॉस है, 300, 320, 350 और 375। लेकिन अगर हम गैप से नीचे ना खुले और ऊपर खुल गए तो आपके लिए लेवल्स थोड़े मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा, और स्टॉप लॉस भी ये ध्यान में रखिएगा। बेचना है 11,360 से 11,400 की रेंज में। एग्रेसिव ट्रेडर एक चांस ले सकते हैं शॉर्ट करने का। देखिए कल तक एक्सपायरी थी, कल 11,400 को पार करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वहां पर पोजीशन 1,07,00,000 शेयरों की बनी हुई थी। तो कल, लेकिन अब वो सारी एक्सपायरी के साथ खत्म हो गई, तो अब 11,400 पे कोई बड़ी रुकावट है नहीं दीप। वीकली सीरीज में मुश्किल से 12 लाख शेयर हैं, 12 लाख शेयर बहुत कम होते, तो अब वो बात नहीं है कि आप 11,400 पार नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। मैं बेहद इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि 11,400 आप पार कर सकते हैं। अब वो बड़ी रुकावट नहीं, रुकावट वो कल तक ही थी पोजीशन के हिसाब से। अब रुकावट जो बनेगी वो 11,500 बनेगी, न कि 11,400, ये ध्यान में रखिएगा। तो 11,400 के आसपास अगर आप शॉर्ट करते भी हैं तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,450 का। 11,325, 11,300, 11,275 और 250, क्योंकि रेंज छोटी है, लेवल्स छोटे हैं, इसलिए हर 25 पॉइंट पर रुकावट और हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट आपको निफ्टी में नजर आएगा। बैंक निफ्टी खरीदना है 21,900, 22,075 की रेंज में मिले तो बिल्कुल खरीदिए, मौका मिस मत कीजिएगा। और नीचे की तरफ 21,750 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, वैसे उसकी इतनी लंबी जरूरत नहीं पड़ेगी। 22,225, 22,325, 22,425 तीन लेवल हैं, और फाइनल टारगेट 22,500 का निकल कर आता है अगर आप खरीदारी करते हैं। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी यही बात है कि 22,500 अभी तक बड़ी रुकावट का लेवल था, 22,500 अब बड़ा रुकावट का लेवल नहीं रहा, क्योंकि पोजीशन निकल गई है। सिर्फ 4 लाख शेयर हैं 22,500 के कॉल पर, जो कि बड़े नहीं है, तो 22,500 पार हो सकता है। कल तक होना मुश्किल था, अब हो सकता है, क्योंकि अब कॉल राइटर्स वहां से हट गए। तो ऐसे में 22,425, 22,500 की रेंज में अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें, और वो होगा 22,575 का, क्योंकि 22,500 के पार निकल कर टिकने के बाद बैंक निफ्टी नई रेंज में जाने की कोशिश करेगा, जो 23,000 की 200 तक के आगे के बड़े टारगेट निकल कर आते हैं पोजिशनल लेवल पर। लेकिन फिलहाल अगर आप इस लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो 22,350, 22,250 और 22,100 इन तीन टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए बिकवाली। जी दीप। ओके, ये तो है आपके लिए अहम लेवल्स और नई पोजीशंस बनाने की स्ट्रैटेजी। 2 और स्टॉक अब एफ.एन.ओ. बैन में आ गए हैं, तो कुल मिला के अब 12 स्टॉक्स रहेंगे एफ.एन.ओ. बैन में। तो मुश्किल हो जाएगी एक्सपर्ट से इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करना, पर अशोक लेलैंड और BHEL ये 2 नए एडिशंस हैं जहां तक एफ.एन.ओ. बैन का सवाल है। अनिल जी, अब जो संकेत हैं फंड्स के, उनके बारे में जानना चाहूंगा सर, और फिर वायदा कारोबार के भी जो संकेत हैं। FI एक्शन को आपने पॉजिटिव रखा है सर, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि बाजार में बाकी कुछ भी एक्शन हो, कैश मार्केट्स में छोटी छोटी खरीदारी अभी भी FIs कर रहे हैं। इससे कुछ रीड करना चाहिए, ये किस बात का संकेत है सर?
दीप, इसमें सिंपल चीज यही है कि देखिए एफआईज का ट्रेंड आपको है ना जो मिलता है वो कैश मार्केट से नहीं मिलता। आमतौर पर क्या होता है कि कैश मार्केट के डेटा देखकर हम ये समझ लेते हैं कि खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन एक्शन की जो शुरुआत होती है, नो डाउट डायरेक्शन मिलता है, लेकिन डायरेक्शन कैश मार्केट से आपको मिले उससे पहले ही वायदा कारोबार से मिल जाता है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आप एक कदम आगे रहिए, जी बिजनेस के दर्शक आगे रहने चाहिए, और ऐसे में आपको पहले से वायदा कारोबार के डेटा पर फोकस करना चाहिए। तो कैश के डेटा पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, नो ब्रेनर, सब पता है। घरेलू फंड बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, उनका ट्रेंड नेगेटिव है, पता है। लेकिन वायदा कारोबार के जो डेटा है ना उसमें आप जितना अंदर घुसोगे उतना कुछ ना कुछ नया मिलेगा। मसलन इंडेक्स में क्या किया है, तो जैसे इंडेक्स में कल 766 करोड़ की खरीदारी की है, क्या मुझे बहुत खुश होना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वो इंडेक्स बेचे थे और कल एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की वजह से खरीदा है। स्टॉक्स 528 करोड़ के बेचे हैं तो कैश में जितना खरीदा उससे ज़्यादा स्टॉक्स बेच दिए, तो मेरे लिए एक तरह से स्टॉक्स का मामला न्यूट्रल हो गया। 1430 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं। अब आप ऑप्शन की खरीदारी को खरीदारी मानकर खुश भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन की खरीदारी में आपको 4 डेटा मिलते हैं, वो देखने बहुत ज़रूरी है। वो भी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बाकी इंडेक्स ऑप्शन जैसे बैंक निफ्टी वगैरह के वो तो अलग है। निफ्टी के ऑप्शंस में आप जाके देखेंगे तो आपको ये सारा बाइफर्केशन मिलेगा कि एफआईज ने पुट कितने खरीदे, कॉल कितने खरीदे, पुट कितने बेचे, कॉल कितने बेचे। अब समझिए खरीदारी का आंकड़ा 1400 करोड़ का, और पता चला कि 1000 करोड़ के तो उन्होंने पुट खरीदे, तो ये आंकड़ा अच्छा हुआ या खराब हुआ? पुट खरीद रहे हैं मतलब हेजिंग करें। तो इसलिए आपको डेटा जितने अंदर जाकर देखेंगे उतना मजा आएगा और उतना आप बाजार का डायरेक्शन ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे या खुद उसका विश्लेषण अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा ये समझना है कि एफआईज के वायदा कारोबार के डेटा को लेकर अभी तक सिचुएशन एकदम साफ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आ रही है दीप, वो आ रही है कि वो एग्रेसिव बायर नहीं है वायदा कारोबार में। हायर लेवल पर, ऊपर के लेवल पर उन्हें एग्रेसिवली नहीं खरीदना, हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी है, लेकिन क्लियर कट सेल व्यू बना लिया हो वैसा भी नहीं है, क्योंकि हर 2 दिन 3 दिन में उनका व्यू बदलता है। 2-3 दिन में अचानक से एक दिन बड़ी बिकवाली करेंगे और आपको लगेगा अरे ये तो भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ जा रहे हैं, और वापस से 2 दिन वापस हल्की फुल्की खरीदारी के मूड में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मन बनाने की कोशिश में है। जिस तरह से बाजार बड़ा रेंज बाउंड है, मजबूत है, गिरता नहीं है, लेकिन ऊपर रुक रुक कर चल रहा है, उसकी वजह भी एफआईज की और घरेलू फंड्स की सेलेक्टिव बिकवाली है। तो आपको जैसा इनका एक्शन है वैसे ही आपको रुझान लेना पड़ेगा। क्लैरिटी नहीं है इनके डेटा में तो नहीं है, जब आएगी तब देखी जाएगी। घरेलू फंड के डेटा में क्लैरिटी कि उन्हें खरीदना नहीं है, उन्हें यह पता है हमें बेचना ही है, वहां पर एकदम सिचुएशन साफ है। एफआईज की तरफ से वायदा कारोबार में अभी पूरी तरह से मन बनना बाकी है। जी दीप। बिल्कुल, तो एफआईएस थोड़े अनडिसाइडेड हैं। घरेलू फंड लगातार थोड़ी मुनाफा वसूली इस बाजार में करते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार के संकेत जो आज न्यूट्रल हैं, थोड़ी हमने से पीसीआर में भी बढ़त देखी थी, वहां से कुछ लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं वो कौन से होंगे? देखिए 11,200 सपोर्ट लेवल है, 11,400 हल्की रुकावट का लेवल है, बीच में 11,300। डेटा पे बात करने का कोई मतलब नहीं है दीप, क्योंकि पहले दिन आज वीकली एक्सपायरी के बहुत ही छोटे डेटा है। अच्छा, मंथली वाले में भी बड़े डेटा हो ऐसा है नहीं, तो डेटा बहुत कम है, न निफ्टी में है न बैंक निफ्टी में। तो मैं बजाय यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने के, मैं ये कहूँगा कि बढ़िया ये है कि जो लेवल और जो रेंज आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उसी पर फोकस करना है। क्लोजिंग पर फोकस करिए, ओपनिंग तो हो जाएगी, सब कर लेंगे। 3:30 बजे कहाँ जाकर बंद होते हैं वो है। जितना गैप से नीचे खुले, फिर बोल देता हूँ, नेगेटिव खुले, जितना गैप से नीचे खुले उतना लपक के खरीद लेना है। 40-50 पॉइंट 11,270 खुलेगा तो भी लेना है, 11,260 खुलेगा तो और ज़्यादा लेना है, 11,225 खुल जाए तो ट्रक भर भर के ले लेना है। ये वाली सिंपल चीज़ें, और स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड 11,200 है। तो आपको पता है 11,200 की रिस्क है। अगर आप 11,225 पे ले रहे हैं तो क्वांटिटी 25 पॉइंट की रिस्क के हिसाब से लेंगे। 11,270 पर ले रहे हैं तो क्वांटिटी आप 70 पॉइंट की रिस्क के हिसाब से लेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। कल जो आपको राय दी थी क्लोजिंग के वक्त कि आप कॉल ऑप्शन एट द मनी वाला खरीद के जाइए, 11,300 का कॉल ऑप्शन 11,400 का बेच कर जाइए, उसमें आपका आज पैसा बन जाएगा। बैंक निफ्टी आपने 22,300 का कॉल ऑप्शन खरीदा है और 22,500 का बेच के गए, आज पैसा बन जाएगा, चिंता न करें, दोनों में आपका पैसा बन जाएगा। जी दीप।
बिल्कुल, और लगातार 2 दिन से अनिल जी आपको बोल भी रहे हैं कि गैप डाउन अगर शुरुआत मिले तो उसका फ़ायदा उठाना है, और हमने देखा भी है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सुपर हिट रही है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स पर भी फोकस कर लेते हैं जो आज आपको भरपूर एक्शन दिखा सकते हैं। हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ रही है आपको बताने के लिए कि किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। मानसी, कुशल, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले आप ही शुरुआत करिए और बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ नतीजे कौन से हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। कई सारी कंपनियों के नंबर्स और कैश स्पेस टू नेम अ फ्यू, फोर्टिस हेल्थ केयर, नेस्को, मेजेस्को, फिनोलेक्स केबल, ओलेक्ट्रा ग्रीन जैसी कंपनी के नंबर्स आज आते दिखेंगे। इसके अलावा इवन स्पेसिफिक एजीआर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है जिस पर फोकस है। आईसीआईसीआई बैंक की एक बोर्ड बैठक है, क्यूआईपी के इशू प्राइस को तय करने में इस बोर्ड बैठक में सोच विचार किया जाएगा। मिंडा इंडस्ट्रीज राइट्स इशू के एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट 17 अगस्त यानी कि सोमवार की होगी। राइट्स एंटाइटलमेंट 1:27 के रेशियो पर है और इशू प्राइस 250 रुपए प्रति शेयर। वहीं इशू की साइज जो है 250 करोड़ की यहाँ पर तय की गई है। कल बाजार बंद होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आते हुए देखे, नंबर्स कमजोर हैं लेकिन अनुमान से बेहतर नंबर्स हैं। आई देखिए 2760 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे, 2971 करोड़ के आते दिखी है। मार्जिन 14.4% से 3.6% पर जाते दिखे हैं। मुनाफा 95% की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि 50 करोड़ का हमारा अनुमान था, मुनाफा कंपनी का 61 करोड़ का आता हुआ दिखा है। 737 करोड़ के एक्सेप्शनल गेन्स लास्ट ईयर कंपनी ने देखे हैं, जिसके चलते एडजस्टेड मुनाफे की अगर बात करें 520 करोड़ से ये 61 करोड़ पर जाते दिखे हैं। आइशर मोटर्स कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर हैं। आय की अगर बात करें 790 करोड़ का हम अनुमान लगा रहे थे, इससे ज्यादा आई है 808 करोड़, लेकिन फिर भी गिरावट 65% की जरूर देखने को मिल रही है। मार्जिन 25.8% से 0.4% पर जाते दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर यहाँ पर कंपनी जहां 452 करोड़ का मुनाफा देख रही थी, अब 55 करोड़ का नुकसान झेल रही है, तो मुनाफे से घाटे में कंपनी आते हुए दिखी है। टाटा स्टील कंपनी के नतीजे, सबसे पहले आय की बात करेंगे 23,543 करोड़ का अनुमान था हमारा, लेकिन आय 24,288 करोड़ के आते हुए देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी है, 15% से 2.1% कंपनी के मार्जिन आए हैं। 683 करोड़ का मुनाफा जहां कंपनी देख रही थी, अब 4,374 करोड़ के नुकसान में कंपनी आती हुई देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड एबिटा पर टर्न की अगर बात करें 8,725 करोड़ से 2,105 करोड़ पर ये जाते हुए देखने को मिले हैं। वहीं बीपीसीएल के नतीजे अगर देखें इन लाइन यानी कि अनुमान के मुताबिक आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की आय जो है 37,466 करोड़ का अनुमान था, 38,785 करोड़ पर आती दिखी है। मुनाफा कंपनी का यहाँ पर 1,361 करोड़ के घाटे में थी, 2,076 करोड़ का मुनाफा अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं मार्जिन जो है -0.9% से 10.1% पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इनके अदर एक्सपेंसेस की बात करें 5,755 करोड़ से 3,344 करोड़ पर ये आते दिखे और रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है 67% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अनुमान से अच्छे नतीजे हैं। कंपनी की आय 21% की गिरावट जरूर दिखा रही है, लेकिन 733 करोड़ का हम अनुमान लगाकर चल रहे थे, जहां पर आय 942 करोड़ पर आती हुई दिखी है, तो अनुमान से ज्यादा आय। मार्जिन 22% से 25% पर और मुनाफा जो है 177 करोड़ से 131 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। 3 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 6.3% की गिरावट है। कंपनी के मुनाफे में 49% की गिरावट है। मुनाफा 634 करोड़ से 320 करोड़ पर आता दिखा है। ग्रॉस एनपीए 8.3% से 7.9%, जबकि नेट एनपीए 5.6% से 5% पर रहे हैं। बिल्कुल, तो भरपूर एक्शन रहेगा जहां तक नतीजों का सवाल है। आइए कुशल से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनके पास कौन से स्टॉक्स की लिस्ट है। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। और यहाँ पर अगर आप देखें टिमकन इंडिया को नंबर्स वीकर साइड पर देखने को मिले हैं। मुनाफे में 94% की गिरावट है और 3.2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो भी 22% से घटकर लगभग 9% पर आती हुई दिखी है। तो ऑपरेशनली और मुनाफे के लिहाज से नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। EIH यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इनका जो घाटा है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है। 1.1 करोड़ का घाटा था पिछले साल और अब 152 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की जो आय है उसमें 91% की
गिरावट देखने को मिली है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर भी आय 34% गिरकर 110 करोड़ पर रही है और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो लगभग साफ होता हुआ दिखा है। पिछले साल 25 करोड़ का मुनाफा था और इस बारी जो है ऑलमोस्ट इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 99% की गिरावट इनके मुनाफे में देखने को मिली है। रेडिंगटन इंडिया नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट मुनाफा 19% गिरकर 90 करोड़ हो गया है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो लगभग स्टेबल रही है 2% पर। एंड्योरेंस टेक नंबर्स वीकर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। 165 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 25 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया और मार्जिन 18% से गिरकर 7% होती हुई दिखी है। मिंडा कॉर्प नंबर्स वीकर साइड पर हैं। इनके 31 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और अब 36 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की जो आय है उसमें भी 70% की गिरावट के साथ 178 करोड़ पर इनकी आय आती हुई दिखी है। प्राज इंडस्ट्रीज नंबर्स यहाँ पर भी मुनाफे से घाटे में आती हुई कंपनी दिखी है। 10.5 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है और कंपनी की आय में भी 39% का फॉल देखने को मिला है। ट्रेंड यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर है। इनफैक्ट मेजरली जो देख रहे हैं सभी में नंबर्स कमजोरी का ही दिखा रहे हैं क्योंकि Q1 का जो इम्पैक्ट है कोविड का वो देखने को मिला है और मुनाफा इनफैक्ट घाटा जो है 36 करोड़ से अब कंपनी का 184 करोड़ पर जा पहुंचा है। यानी 36 करोड़ का मुनाफा था, 184 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही 70% इनकी आय भी गिरती हुई दिखी है। EIL नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर हैं। मुनाफा 62% गिरा है और कंपनी की मार्जिन 19% से घटकर 5% होती हुई दिखी हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स रियल एस्टेट स्पेस में नंबर्स कमजोर हैं पर मार्जिन जो है स्टेबल साइड पर दिख रहे हैं 34.5% पर और मुनाफा जो है करीब 98% घटता हुआ दिखा है। और अंत में TVS श्रीचक्र नंबर्स यहाँ पर इनफैक्ट 26 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बार 37 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया और आय में भी 65% की गिरावट हमें देखने को मिली है। बिल्कुल, तो भरपूर कैश स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो पूजा के पास हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत सिटी यूनियन बैंक के नतीजों से करते हैं। नंबर्स मिले जुले हैं। अगर एनआई की बात करेंगे वहां पर 5% की बढ़त हुई है, लेकिन प्रोविजनिंग में भी बढ़त होने की वजह से मुनाफे पे दबाव है देखने को मिला है। लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तिमाही दर तिमाही गिरावट आई है। ग्रॉस एनपीए 4.10% से घटकर इस बार 3.9% आए हैं और नेट एनपीए में भी कमी देखने को मिली है। सनफ्लैग आयरन नंबर्स कमजोर हैं। आय में 58% की गिरावट और मुनाफे में भी करीब 52% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। भारत रसायन, यहां पर भी कंपनी के नतीजे मिले जुले ही हैं। आय में 20% की गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट में कमी आने की वजह से कंपनी के मार्जिन सुधरे हैं। 20% से बढ़कर 23% इस बार कंपनी ने दर्ज किए हैं और उसी का सहारा मुनाफे पर भी देखने को मिला। 12% की बढ़त इस बार भारत रसायन के नंबर्स में देखने को मिली है। कुछ खबरों पर नजर डालें तो गेटवे डिस्ट्रीपार्ट्स, कल राइट्स इश्यू बंद हुआ कंपनी का और अगर एक अपडेट आपको दे देते हैं 1.64 करोड़ बिड्स मिले हैं कंपनी को। जो इशू साइज था वो 1.61 करोड़ था, उसके सामने 1.64 करोड़ की बिड्स मिली हैं, बोलियां मिली है कंपनी को और 72 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 142 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। इसके अलावा टाटा पावर के नंबर्स पर भी नजर रखें। कंपनी ने टाटा सन्स को जो प्रमोटर है उनको करीब 49 करोड़ शेयर्स जारी कर दिए हैं और 53 के भाव पर प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर करीब 2600 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं टाटा पावर ने। वेदांता, यहां पर प्रमोटर की तरफ से कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। ट्विन स्टार होल्डिंग ने कंपनी का जो एडीआर था उसको इक्विटी में बदलकर हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब जो उनकी मौजूदा हिस्सेदारी है वो 34% से बढ़कर 37.11% हो चुकी है। औरोबिंदो फार्मा से जुड़ा भी एक अपडेट आपको बता देते हैं। कंपनी की एक एनडीए को अप्रूवल मिल चुका है यूएसएफडीए से। ये मांसपेशियों के दर्द के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है जिसको की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस डीलिस्टिंग की बात हुई थी, यहां पर बोर्ड अभी आगे और इसके प्रक्रिया पर विचार कर रही है, लेकिन अब डीलिस्टिंग प्रक्रिया के लिए एक मर्चेंट बैंकर भी नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर सैफ्रॉन कैपिटल एडवाइजर्स का नाम सामने आया जिनको की एज ए मर्चेंट बैंकर कंपनी ने डीलिस्टिंग प्रक्रिया के लिए नियुक्त किया है। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग्स भी देखने को मिले हैं। प्रमोटर की तरफ से खरीदारी बिकवाली हुई है। जेएसडब्ल्यू स्टील में प्रमोटर ने करीब 24 लाख शेयर्स की खरीदारी की है 7 से 12 अगस्त के बीच। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज में प्रमोटर प्रदीप सिंह ने 11 और 12 अगस्त के बीच करीब 3 लाख शेयर्स की खरीदारी की है और डॉक्टर लाल पैथलैब में लगातार प्रमोटर एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी प्रमोटर ने करीब 56,515 शेयर्स की बिकवाली की है 12 अगस्त को। ये ट्रेड उनकी तरफ से देखने को मिला डॉक्टर लाल पैथलैब में।
बिल्कुल, तो नजर रहेगी इन सारे ही स्टॉक्स पर, और कुछ इनसाइडर ट्रेड्स भी हुए हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए अब देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। रिपोर्ट्स ढेर सारी आज। सबसे पहले टाटा स्टील पर देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 435 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि एबिटा तो अनुमान से कमजोर देखने को मिला, हालांकि तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो कर्ज स्थिर है और आगे आने वाले समय में मांग और जो कीमतें इनको लेकर आउटलुक भी इन्हें पॉजिटिव नजर आ रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। 435 का लक्ष्य दिया, 415 कल की क्लोजिंग है। हीरो मोटर कॉप पर भी नजर रखिएगा, नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे कि बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट के चलते जो मार्जिन है वो अनुमान से बेहतर देखने को मिले। लेकिन स्टॉक पर अगर आप देखें तो अभी तक ये पॉजिटिव नहीं हुए, क्योंकि 2816 कल की क्लोजिंग है और 2000 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। आयशर मोटर्स ये भी एक ऑटो स्टॉक है जहां पर नतीजे आए थे। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, CLSA ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, अंडर परफॉर्म से घटाकर अभी बिकवाली की राय दे रहे हैं, और लक्ष्य 19,500 से घटाकर 19,000 कर दिया है। 21,660 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो ऑपरेशनल पैरामीटर से दूसरी कंपनियों से कमजोर देखने को मिले, एंड जो वैल्यूएशंस है वो कंपैरेटिवली प्रीमियम पर है, जिसके चलते स्टॉक पर नेगेटिव है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है मॉर्गन स्टैनली ने, और लक्ष्य दिया 21,073 रुपए का। ऑरबिंदो फार्मा, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। CLSA की रिपोर्ट है और रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय को बदलकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 920 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है, 882 का जो है वो कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि छोटी अवधि में अगर आप देखें तो ट्रिगर्स मिसिंग है तेजी के लिए, जिसके चलते स्टॉक पर ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे। ग्रासिम पर रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 740 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे कि कोर कारोबार में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, सब्सिडरीज का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और होल्डिंग कंपनी का जो डिस्काउंट है वो आगे आने वाले समय में कम होगा, जिसके चलते इन्होंने 740 का लक्ष्य दिया है। 627 जो है कल की क्लोजिंग है। अशोक लेलैंड, यहाँ पर बड़े अपग्रेड्स आते हुए देखे। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 65 से बढ़ाकर लक्ष्य को 75 कर दिया है। 62 रुपए कल की क्लोजिंग है, और ये कह रहे कि जो कंज्यूमर व्हीकल बिक्री है इसमें अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड पर CLSA की भी एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आते हुए दिखी है, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अभी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 53 से बढ़ाकर 80 कर दिया है, और ये भी मान रहे कि CV बिक्री में अब धीरे धीरे रिवाइवल देखने को मिला है। और आज की आखिरी रिपोर्ट है गेल पर, जहां पर ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 153 रुपए के लक्ष्य ले। वहीं सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 130 रुपए के लक्ष्य ले, 97 कल की क्लोजिंग है। वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन, और इस सभी रिपोर्ट्स में सबसे बेस्ट रिपोर्ट्स जो आई है, जैसा अभी आशीष बता रहे हैं, अशोक लेलैंड बड़े अपग्रेड कल भी आए, आज भी आए, स्टॉक रहेगा भरपूर एक्शन में। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और आजादी के जश्न के साथ। अब वक्त है जानने का, आज आपके लिए है स्पेशल फ्रीडम स्टॉक्स। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, और शुरुआत आपके फ्रीडम स्टॉक्स के साथ करते हैं। वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, आपको, आपकी पूरी टीम को, हमारे सारे व्यूवर्स को स्वतंत्रता दिवस का गुड विशेस। मेरा आज़ादी का स्टॉक आज का होगा L&T, 991 का क्लोज है। कल जिस तरह से बंद हुआ है, मुझे लगता है आज और मंडे में एक ट्रेडिंग मूव आनी चाहिए 2 से 3 से 4% तक की। 991 का क्लोज है। मेरा एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 981 का, और 1026 तक के टारगेट्स में देख रहा हूं। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पसंदीदा स्टॉक आजादी के जश्न पर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, सभी को पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। वेल कोइंसिडेंटली वागले जी का और मेरा फ्रीडम्स एक ही है, हम दोनों को L&T ही पसंद है। मेरे को भी L&T चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। कल भी हमने L&T के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने का सलाह दिया था, और जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी L&T के अंदर बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि L&T को मंदी से छुटकारा मिलने वाला है। और L&T में जो पिछले 1-1.5 साल से जो मंदी और डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए लास्ट 1.5 से 2 साल में स्टॉक ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब ये स्टॉक परफॉर्म करने वाला है। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से भी चार्ट्स के ऊपर बहुत बढ़िया लगता है, तो इसको खरीदारी करें।
जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस को होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में पोजिशनली 940 950 का सपोर्ट है, इंट्राडे के हिसाब से 970 का सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर में जैसे ही 1000 का लेवल क्रॉस करेगा तो 1040 1050 के तो इमीडिएट टारगेट्स है जो देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में ये स्टॉक 1200 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो फ्रीडम स्टॉक के तौर पे एलएनटी में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो एलएनटी है सुमित जी को पसंद, एलएनटी है वागले साहब को पसंद। सचिन जी को क्या पसंद है पूछ लेते हैं। सचिन जी बताएं। नमस्कार। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा स्टॉक है यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजीज। अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो लगभग जो मार्च में इसने लोज बनाए थे वहाँ से क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन किया है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है स्टॉक है अपने पीयर्स के मुकाबले में। एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी कंटिन्यूएशन रैली होगी। जिस तरीके से 720 का एक अहम लेवल कल के सत्र में इसने तोड़ा है, एंड जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर घटा था 720 के आसपास, कॉल राइटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे पिछले 7 दिनों से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो चुका है एंड रैली कंटिन्यू होनी चाहिए अराउंड 755 तक। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 710 तक। 720 725 एक अच्छा जोन होगा जहाँ पर ये स्टॉक आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक फ्लैग फॉर्मेशन है, टारगेट जिसका बन रहा है 755 का खरीदना है HCL टेक्नोलॉजीज। ओके, तो HCL टेक में खरीदारी करने की राय है सचिन जी की तरफ से। कुणाल जी नमस्कार, सुप्रभात। बताएं सर, आपको क्या पसंद है आज इस खास मौके पर? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको, दर्शकों को, सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत अनेकों बधाई अनिल जी, और उम्मीद यह है कि हम लोग सब तनाव से स्वाधीनता प्राप्त करें अनिल जी। तो देखिए, पिछले कुछ महीने बहुत ही तनावपूर्ण रहे सभी के लिए, तो इस स्वाधीनता दिवस पर अनिल जी मेरी मनोकामना है कि सब लोग तनाव रहित हो जाएं। तो और उसके लिए आज मस्ती की पाठशाला भी आपने आयोजित की है, तो मुझे लगता है कि आज तो सबको तनाव से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं। और वीकली देखिए तनाव से मुक्ति। अच्छा, कल कुणाल जी, कल है ना, हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि आप शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला करते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन हमें गुरुवार को भी इसकी जरूरत है। बोले वीकली एक्सपायरी के बाद जो तनाव रहता है वीकली एक्सपायरी वाला, बोले गुरुवार को भी होनी चाहिए। मैंने कहा वाह भाई, चलिए ऐसा तो करते करते तो मार्केट में तो तनाव आपको रोज होगा, तो रोज करना वाकई में थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सुझाव अच्छा है। जी कुणाल जी। अनिल जी, अगर आप गुरुवार के लिए मान गए तो बुधवार की भी मांग होगी, और बुधवार के लिए मान गए तो अनिल जी फिर मंगलवार की भी मांग होगी, तो आपको रोजाना मस्ती की पाठशाला करनी पड़ेगी अनिल जी। अनिल जी देखिए, दूसरी एक बात यह है कि जो पारंपरिक भारतीय परिधान आज सब लोगों ने धारण किए। कुणाल जी सुनिए, फिर लोग है ना सोमवार के लिए ज्यादा मांग करेंगे, कहेंगे कि सर वीकेंड पर है ना आप लोग थे नहीं और 2 दिन हम घर पे बड़े तनाव में रहे, तो इसलिए सोमवार को ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन सबको दूर करते हुए ये बता दूं, आज जो खास है मस्ती की पाठशाला में वो क्या है, आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स बताएंगे एक ऐसी आदत जिससे वो पाना चाहते हैं आज़ादी। अब ये कौन सी आदत है, कैसी आदत है, क्या है, ये आपको शो में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ पक्का है, इन्हें आज़ादी मिले ना मिले, आदत कैसी वो आपको जब पता चले तब चले, लेकिन आपको भरपूर आनंद और मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी। तो मिस मत करिएगा। और आप भी मस्ती की पाठशाला का हैशटैग यूज़ करें, हैशटैग मस्ती की पाठशाला, और आप भी हमें लिख कर भेजें, ट्वीट करें, वो फेसबुक पर बताएं कि आप किससे आज़ादी लेना चाहते हैं, आप किस आदत से आज़ादी लेना चाहते हैं। और कुछ सेलेक्टिव ट्वीट्स, कुछ सेलेक्टिव मैसेज मैं शो में भी शामिल करने की कोशिश करूंगा कि बाकी लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। अब बताइए कुणाल जी, एवरग्रीन, फुल ग्रीन और मार्केट को ग्रीन में लाकर छोड़ेंगे, तो बताइए क्या खरीदना है? अरे जी देखिए, एक स्टॉक है जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है चार्ट्स पर। स्टॉक का नाम है ABB लिमिटेड, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और अनिल जी काफी वक्त से पावर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनकी बारी है। कल मैं देख रहा था जब बाजार बंद हो रहा था, एक एक करके सभी पावर स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता जा रहा था। हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बड़ी तेजी देखी है, और अब तेजी बनेगी ABB लिमिटेड में, जिसको मौजूदा स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। 900 रुपीज पर, 900 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 1000 रुपए का और दूसरा टारगेट 1040 रुपए का होगा। तो ABB आज की मेरी पिक ऑफ द डे है अनिल जी। और साथ ही एक छोटा सा सुझाव भी है
अनिल जी, अगर वक्त हो तो ले लीजिए। जी जी प्लीज बताएं। अनिल जी, सुझाव ये है कि देखिए, आपने सबसे पहले फ्राइडे ड्रेसिंग शुरू की, उससे काफी सारे लोगों ने, हम सभी लोगों ने राहत की सांस ली। फिर आपने टाइम मुक्त थर्सडे की घोषणा की, उससे भी बहुत फायदा हुआ है अनिल जी। एक और मेरा सुझाव है अनिल जी, किसी एक दिन अगर हम ये पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनकर आए तो अनिल जी सब लोगों को इसमें देखकर अनिल जी काफी अच्छा लगता है। तो मेरी राय में एक दिन को अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट डे घोषित कर दें तो वो भी एक अच्छा रहेगा अनिल जी, अगर संभव हो पाए। इरादा तो अच्छा है आपका, बिल्कुल अच्छा इरादा है और इस पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा। और मैं इसके लिए किसी तरह की कोई कमेटी का गठन नहीं कर रहा हूं, कोई आयोग नहीं बना रहा हूं और कोई बेंच नहीं होगी, क्योंकि ये सब करने से निर्णय नहीं हो पाते। तुरंत प्रभाव से निर्णय कर लिया जाएगा और ये निर्णय आपको मस्ती की पाठशाला में आज दोपहर 3:30 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा। आइए अब चलते हैं बंसल साहब के पास। बंसल साहब, पूरे पैनल में आज सबसे ज़्यादा स्मार्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम, जो भी आप कहना चाहें वो आप दिख रहे हैं, बताइए ऐसा क्यों? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पहले तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, ऐसा है कि दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है तो समय बहुत मिलता है अनिल जी रगड़ रगड़ के साबुन से नहाने का। तो एक गाना याद आता है, आज ही हमने बदले कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं अनिल जी। यही कारण होगा अनिल जी, नहीं तो जो आपकी जैकेट है ब्लू, वो मेरी ब्लू से अनिल जी काफी ब्लू है और इसमें कोई फोटो फिनिश नहीं है अनिल जी। एक्चुअली आज जो आप इतने स्मार्ट दिख रहे हैं उसकी वजह यही है, आपके और मेरी यूनिफॉर्म सेम टू सेम है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। देखिए, पूरी कोशिश सुमित जी ने भी की है, पूरी कोशिश सिद्धार्थ जी ने भी की कि वो भी बहुत स्मार्ट दिखे, व्हाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में आए, लेकिन देखिए आपका मेरा मुकाबला नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देने की बजाय आपको दे दिया है। तो बंसली, अब आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन दिख रहा है। अभी आप ही मान के चले और इसे कॉम्प्लीमेंट ही समझे। बताइए सर, अब आपका स्टॉक। देखिए अनिल जी, मेरा जो फ्रीडम स्टॉक है बड़ा स्पेशल स्टॉक है और ये भी एक टेक्नो फंडा अनिल जी पिक है, खरीदारी की राय है HDFC AMC में। और इसमें मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं दूंगा अनिल जी, पहले भी इसको रिकमेंड करा हुआ डिस्क्लेमर है, मेरा निवेश है अनिल जी। निवेश है तो मुझे मालूम है पिछली बार से अनिल जी डबल इसने डिविडेंड दिया है। और जैसे आप बोलते हैं कि आप एक अपर मिडिल क्लास हैं, मतलब मैं तो अनिल जी आपको अच्छा नहीं मानता हूं, आप अपने आप को अपर मिडिल क्लास मानते हैं। तो अनिल जी, आपका तो पूरा निवेश अनिल जी म्यूचुअल फंड के अंदर है और जिस तरीके से अब कोरोना अगर जब चले जाएगा और निफ्टी जब 12,000 के ऊपर निकलेगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा से मार्केट में आएगा, सिप बढ़ेगा, मार्केट में एक्सपोजर बढ़ेगा और धीरे धीरे लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करेंगे। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड में मुझे रीरेटिंग दिखती है। दूसरा, आप अगर देखें अनिल जी, 8 महीने में अनिल जी मुझे लगता है ये स्टॉक FNO के अंदर आएगा और निफ्टी के अंदर भी आएगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। और ये सेम चीज मैंने HDFC लाइफ के लिए भी बोली थी। HDFC AMC मेरा ऐसा मानना है कि पहला स्टॉक होगा निफ्टी में आने वाला AMC स्पेस का। और अभी इसका ऑफर फॉर सेल आया था 2362 रुपीज पर, 2362 रुपए पर स्टैंडर्ड लाइफ ने 60 लाख शेयर 2.82% बेचे थे। उससे नीचे आपको थोड़ा सा मिल रहा है तो थोड़ा सस्ता मिल रहा है, लंबी अवधि का नजरिया बनाए। और दूसरा अनिल जी, अभी 2 दिन पहले आपने बोला था कि आजकल कौन किससे मिल रहा है, ये सब इनको अनाउंसमेंट में देना पड़ता है। तो अभी HDFC AMC भी किसी से कल मिला है, वो डिस्क्लोजर BSE की वेबसाइट पर है, तो वो भी पढ़ना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है 24 से 36 महीने का नजरिया बना के HDFC AMC को बाय एंड होल्ड करना चाहिए। जैसे हीरो होंडा का एक टाइम पे ऐड आता था कि फिल इट शट इट फॉरगेट इट, तो इसको लेके भूल जाए। 4,000 से 4,400 रुपए के टारगेट के लिए HDFC AMC मेरा फ्रीडम स्टॉक है। बाय इट, डिमेट इट, फॉरगेट इट, बस सिंपल। ये है आपके लिए HDFC AMC, HDFC म्यूचुअल फंड, जिसे आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। ये है बंसल जी की फ्रीडम स्टॉक। आइए, सिद्धार्थ सेडानी साहब हमारे साथ हैं। मुझे याद है सिद्धार्थ जी ने भी HDFC AMC रिकमेंड किया हुआ है और अब आज पूछते हैं सिद्धार्थ जी को उनका पसंदीदा शेयर। सुप्रभात सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सुप्रभात सारे पैनलिस्ट को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। अनिल जी, जब फ्रीडम स्टॉक की बात करते हैं तो एक चीज कैसे भूल सकते हैं, वो है जय जवान जय किसान। जब किसान की बात करें, एस्कॉट्स कैसे भूला जाए। और मुझे लगता है कि ट्रैक्टर के लीडिंग कंपनी एस्कॉट्स पे हमारी राय है 1325 के टारगेट के लिए। मुझे लगता है कि डिमांड इस साल ग्रो होगी, आने वाले साल में भी ग्रो होगी।
जो फेवरेबल मॉनसून है, रबी क्रॉप बहुत जोरदार है, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा एस्कॉर्ट्स को। और अगर ये साल की बात करें तो डिमांड, जो वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, 5% से ग्रो करेगा और आने वाले साल में 12% से ग्रो करेगा एस्कॉर्ट्स का। किसानों की बात करें तो किसान और रूरल इंडिया और ग्रामीण भारत बहुत जोरदार ग्रोथ करेगा, तो एस्कॉर्ट्स को डेफिनेटली फायदा होगा। निवेश की राय है एस्कॉर्ट्स को खरीदना चाहिए 1325 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो एस्कॉर्ट्स खरीदें 1325 के टारगेट के लिए। ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से राय आती हुई इस वक्त। ओके, आइए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनके रिजल्ट्स आए या कुछ ना कुछ खबरें हैं जहां पर उन पर फोकस किया जाए। पहला स्टॉक है जहां पर रिजल्ट्स आए वो है टाटा स्टील। सिद्धार्थ जी, नतीजे थोड़े उम्मीद से कमजोर रहे, लेकिन आउटलुक जो है वो बड़ा मजबूत दिया है मैनेजमेंट ने मांग को लेकर और गाइडेंस को लेकर। स्टॉक पर क्या राय, क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जिसके पास होल्डिंग में है उसको होल्ड करना चाहिए और नई खरीदारी के लिए गिरावट की रुकना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है अनिल जी, जब विश्व में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा देखा गया है हमेशा से कि जब लिक्विडिटी ज्यादा होता है तो कमोडिटीज चलते हैं और उसमें मेटल्स भी चलते हैं। तो टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ये सभी में एक मोमेंटम जरूर रहेगा। पर अगर एक स्टॉक को चुनना हो तो मुझे लगता है कि इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा जिसको मैं चुनना चाहूंगा। ओके, ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील। और जेएसडब्ल्यू स्टील में बता दूं, मैनेजमेंट की तरफ से, प्रमोटर की तरफ से लगातार खरीदारी होती दिख रही है। 7 से 12 अगस्त के बीच में 24 लाख शेयर जेएसडब्ल्यू स्टील के मैनेजमेंट ने ओपन मार्केट से खरीदे। इससे आप एक संकेत ले सकते हैं कि वहां पर एक्शन किस तरह का होता दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, सचिन जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए। क्यूआईपी आज इनकी बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक के लिहाज से एक्शन हो सकता है, तो ये बताइए कि क्या कुछ करना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? अनिल जी, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार नैरो रेंज फॉर्मेशंस हैं। जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 362 एक काफ़ी निर्णायक लेवल होगा। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। काउंटर में अराउंड 350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है वहाँ तक। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 374 375 इसके ऊपर की अगर वीकली क्लोजिंग आ गई तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। एंड जिस तरीके से अभी तक इसकी एक रेंज बनी है अराउंड 385 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है वहाँ तक ये रैली फिर कंटिन्यू होगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कंसोलिडेटिव बैंड में है एंड इमीडिएट बेसिस पे काफ़ी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना चाहिए। तो अहम लेवल होंगे आज के लिए अराउंड 374 ऑन द हायर साइड एंड नीचे मुझे लग रहा है अगर 365 ब्रेक हो जाता है तो मोमेंटम डिस्टॉर्ट होगा और वापस एक बार थोड़ी सी गिरावट आ सकती है काउंटर में। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर आया।